कश्मीर में आपने हार्डकोर टेररिस्ट को एलिमिनेट किया था। तो एक ना कश्मीर में घरों के बाहर एक बॉक्स बनाते हैं वो राशन डालने के लिए, अनाज डालने के लिए। मैं जैसे गया ऊपर तो मैंने उसका ढक्कन खोला तो ही पॉइंटेड AK टुवर्ड्स मी। दे स्टार्टेड फायरिंग और हम दोनों ऊपर और हम भी फायर कर रहे हैं, वो भी फायर कर रहे हैं। देन दे थ्रो ग्रेनेड, तो जाके मेरे पाँव में गिरा। जब पाँव में गिरा तो उसमें 4 सेकंड 7 सेकंड का फ्यूज़ बताते हैं कि 4 सेकंड के बाद पड़ता है, बट कोई 4 सेकंड सुकड़ नहीं, पता नहीं कौन सा ग्रेनेड था। जब तक मैं उसकी तरफ झुकता तो इट ब्लास्टेड। कारगिल वॉर स्टार्ट कैसे हुआ था? और कारगिल की लड़ाई 60 दिनों से भी ज्यादा समय तक चली। शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इट वाज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर, हमारे को ये नहीं था। वैसे तो इंडियन आर्मी हमेशा प्रिपेयर रहती है, लेकिन वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर कि वो ये आके कर जाएगा वो ये वो। और इतनी आर्मी भी नहीं थी वहाँ पे। फिर भी विद इन 2 मंथ्स उनको वहाँ से, और जहाँ पर वो बैठे हुए थे ऐसी जगह पर अगर इंडियन आर्मी बैठ जाए ना, कोई नहीं खाली करा सकता। चाइना से हमें खतरा है? ऐसा कुछ होता है तो इस बार ना इंडियन आर्मी आपको अपना नक्शा बड़ा करके दिखाएगी, और वो भी चाइना की टेरिटरी में ला के। और पिछले ये 7-8 सालों में ऐसा हुआ है कि नॉर्मल इंसान का सीना चौड़ा हो गया, मतलब डरते नहीं है। मतलब इनफैक्ट ये उरी के बाद से ना, मतलब इंडिया एक अलग प्राइड और एटीट्यूड के साथ है कि भाई हम फोड़ देंगे। पाकिस्तान को तो औकात दिखा दी है। और जितने भी क्रिमिनल है ना पाकिस्तान में, जो रेप केस में है, मर्डर केस में है, ये वो जेलों में पड़े हुए हैं, उनको पाकिस्तान तैयार करके भी देता है। ये ले भाई बंदूक उठा, पाकिस्तान इंडिया जा, 6 महीने जाके वहाँ पे ऑपरेट कर, और 6 महीने में ये काम करना, बच के वापस आ गया तो लिव लाइफ किंग साइज, और नहीं तो जो है फांसी के लिए रेडी, जेल में तो है ही। एक सोल्जर जो जवान होता है उसका शेड्यूल क्या होता है? आज का हमारा एपिसोड है रिपब्लिक डे स्पेशल इंडिया के लिए, इंडिया के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट के साथ, जो है कर्नल RK शर्मा, जिनको इंडिया में शौर्य चक्र मिला है, सेना मेडल मिला है और बहुत सारे मेडल्स मिले हैं। एंड क्यों ऐसा मिला, इन सब के बारे में हमने आज बात करी है। सर कारगिल वॉर के एक पार्ट थे। सर ने बहुत सारे इंसर्जेंट्स को न्यूट्रलाइज़ किया है। सर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में थे जहाँ पे शायद नॉर्मल इंसान को चलना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और उन सब एरियाज़ को वो बेटर बना के आए। उनकी पूरी स्टोरी, वॉर की कहानियाँ, आर्मी कैसे ऑपरेट करती है, आर्मी को क्या क्या रिस्क होती है, इन सब के बारे में आज हमने बात करी है। आज का एपिसोड हर इंडियन को देखना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर और सर की पूरी टीम जैसे लोगों की वजह से हम सब ट्रस्टफुली, पीसफुली अपने घर में रोज़ सो सकते हैं। तो इसके लिए हमें एपिसोड देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ कैसी है और वो क्या क्या करते हैं। पहले क्या होता है आर्मी में ज्वाइन करने से पहले, उसके बाद आर्मी में क्या होता है, और आर्मी से निकलने के बाद क्या होता है। इन्जॉय द शो। बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स और छोटे छोटे शॉर्ट्स हमने डाले हैं, जो हम सब को एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। Enjoy the show. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप इधर आए इतनी दूर से हमारे साथ पॉडकास्ट बनाने के लिए। रियली हमें अपॉर्चुनिटी मिली, थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। एंड दूसरा, मैंने आपको बताया कि मुंबई इज़ फेवरेट डेस्टिनेशन। तो आप बताओ आपके चाइल्डहुड के बारे में, कहाँ पे पैदा हुए, कैसा हाउस था, घर वाले भी मिलिट्री में थे कि नहीं थे, क्या सीन था? नहीं, मेरे घर में ये सीन नहीं। एक्चुअली वी आर रिफ्यूजीज फ्रॉम POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और मेरे पेरेंट्स वहाँ से आए थे, प्लेस कॉल पलंदरी नियर पुंछ। वहाँ से आके कुछ टाइम तक वो पुंछ में रहे, फिर आके जम्मू में प्लेस कॉल गाड़ीगढ़, वहाँ पर आके सेटल हो गए। एक सोल्जर जो जवान होता है उसका शेड्यूल क्या होता है, मॉर्निंग टू नाइट? आप जो आप 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, आप उसमें क्या करते हो, कितनी बजे उठते हो, फिर क्या ट्रेनिंग होती है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है? ऐसे मतलब पूरा सुबह सोने से लेके सुबह जागने से लेके सोने तक का मुझे पूरा एक शेड्यूल बताओ ना, एक सोल्जर का शेड्यूल कैसा होता है? इट डिपेंड्स पहले तो कौन से एरिया में रह रहे हैं हम, कश्मीर में हैं या नहीं, ट्रेनिंग के टाइम पे। ट्रेनिंग के टाइम पे सुबह 3 बजे भी उठना पड़ता है, और कई बार रात को 3 बजे ही ट्रेनिंग ख़त्म होती है, ये भी होता है। और 3 बजे उठना पड़ता है अगर मतलब कि
200 लोग हैं, उन्होंने वॉशरूम यूज़ करना है, तो पहले 10 अगर के 10 वॉशरूम है या 20 वॉशरूम है, इस तरह से लास्ट वाले बंदे को कितना टाइम लगेगा, तो कैलकुलेशन चलती है। हाँ, वो ये सारा कुछ मतलब कि आप उसमें करके रखते हैं। उसके बाद ये होता है कि सुबह 5 बजे वो पीटी शुरू हो जाएगी, डिपेंड्स, नॉर्थ ईस्ट में तो 5 बजे शुरू हो जाएगी, अगर आप कहीं कश्मीर में तो 6 बजे शुरू हो जाएगी, बट यही होता है टाइम। उसके बाद आधे घंटे का बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है कि आप वापस तैयार होके और ब्रेकफास्ट करके एंड यू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट परेड। कितनी बजे के आसपास होता है? पीटी कितनी देर की होती है? 7 बजे अगर पीटी खत्म हो गई है तो 7 से 8 का वो ब्रेक होगा, और 8 बजे फिर आपका नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाएगा। उस पीरियड में क्या होता है? उसमें वेपन ट्रेनिंग हो जाएगी, ड्रिल हो जाएगी, पीटी हो जाएगी, फिजिकल ट्रेनिंग हो जाएगी, और मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग के बहुत सारे हिस्से हैं, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, कैसे दुश्मन के पास अपने आप को छुपाते हुए पहुंचना, बहुत सारी चीज़ें। और ये कब तक चलता है? ट्रेनिंग पीरियड जो है जवान की 8 ट्रेनिंग बजे से अगर स्टार्ट हुआ, जैसे 8 बजे शुरू हुआ तो ये 12:30 बजे तक, 12:40 तक, 12:40 तक, और 12:40 से लेके आपको 2 तक थोड़ा सा ब्रेक होता है, लंच ब्रेक, एंड थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लो। 2 बजे फिर 2 बजे से लेके 4 बजे तक उन्होंने रखा होता है कि वर्किंग शेड्यूल, कि कौन जाके क्या क्या काम करेगा। ये भी होता है कि जो वीक है ट्रेनिंग में तो उनको उस टाइम पे दोबारा ट्रेनिंग देनी, और 5 बजे तक ये चलता है। 5 बजे से 6 बजे तक वापस वो है, फॉर पीपल गो फॉर देयर ड्यूटीज, रात की ड्यूटी है कि कौन कौन से गेट पे कहाँ पे किस किस की, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जरूरी नहीं है कि सब जगह ड्यूटी चाहिए होती है, लेकिन कई जगह पे इसलिए लगाते हैं कि हाँ ये बंदा ड्यूटी कैसे देते हैं इसको ये पता होना चाहिए, और वो करने के बाद अगेन वापस सुबह सेम रूटीन। सेम। तो फिर 8-9 बजे सो जाते हैं? 9 बजे तो लाइट ऑफ हो जाया करती थी हमारे टाइम पे, आजकल पता नहीं क्या होगा, बट यस 9 बजे। तो आपके फर्स्ट ईयर के ऑपरेशन में 1993 में कश्मीर में, हाँ कश्मीर में तो आपकी टीम के साथ कश्मीर में आपने हार्डकोर टेररिस्ट को एलिमिनेट किया था ये, हाँ 1993 में वैली ड्यूरिंग अ कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन। आई वाज इन रैंक्स में सोल्जर ही था, हाँ, एंड वहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस में जाता था मैं, हर ऑपरेशन में आई यूज टू मैनेज की, जिसमें मेरा टर्न नहीं है फिर भी मेरे को जाना है, ये शौक था। तो मतलब मेरी ड्यूटी है कि अंदर ही रहना है पोस्ट पे, तो मैं दूसरे को बोल देता था कि तू मेरी ड्यूटी दे दे, तू नहीं जा, मैं जा चले जाऊँगा। बट ये फर्स्ट डायरेक्ट ऐसा ऑपरेशन था, बहुत सारे ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहे, लेकिन ये जिसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व था, मैंने मिलिटेंट नोटिस की, और ये तो इट वॉज ए कोऑर्डिनेट सर्च ऑफ अ विलेज मुतलामा। और उस कोऑर्डिनेट सर्च के टाइम पे ना, कोऑर्डिनेट सर्च मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट सर्च पहले उस गांव को घेराबंदी कर देते हैं उसको, कि कोई बाहर अंदर नहीं, ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, और उसके बाद एक एक घर सर्च करना शुरू करते हैं कि किस किस पे क्या है, और जब घर सर्च करना शुरू करते हैं तो उसके ऊपर क्रॉस करते जाते हैं, तो ये पता लग जाता है कि अलग अलग टीमें जो सर्च कर रही होती हैं कि ये क्रॉस लगा हुआ तो इसका मतलब ये घर सर्च हो गया, दूसरी पार्टी ने कर लिया। तो सारे ऐसे कर रहे थे, तो मेरे को ये हुआ कि मैं बस ऊपर जाना, कन्वेंशनल तरीका, पहले किसी तरह से घर के छत के ऊपर पहुंचना और ऊपर से नीचे आना, सो दैट ऊपर से नीचे आओगे तो मिलिटेंट भागने की कोशिश करेगा तो बाहर कार्डन में फंसेगा ये। तो एक ना कश्मीर में घरों के बाहर एक बॉक्स बनाते हैं वो राशन डालने के लिए, अनाज डालने के लिए, ठीक है। तो मेरे को हुआ कि यार ये सारे घरों को तलाश कर रहे हैं, तो वो घरों में ही क्यों बैठेगा, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे इंट्यूजन मैं जैसे गया ऊपर, तो मैंने उसका ढक्कन खोला तो ही पॉइंटेड AK टुवर्ड्स मी। जब उसने AK मेरी तरफ की तो मैं फटाफट ढक्कन वापस लगा दिया और ऊपर पैर रख दिया, और पैर रख के मैंने उसको आई शाउटेड, में बोला कंपनी कमांडर कहाँ, उसको बोला। हाल तो मैं खुद भी फायर कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, बट यंग इन सर्विस, और कंपनी कमांडर आ गया, कंपनी कमांडर भी ऊपर आ गए। जब कंपनी कमांडर भी ऊपर आ गए तो बोले खोलो इस ढक्कन को, और ढक्कन मैंने खोला तो दे स्टार्टेड फायरिंग, और हम दोनों ऊपर, और हम भी फायर कर रहे हैं, वो भी फायर कर रहे हैं। देन दे थ्रो ग्रेनेड। तो ये तो बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर एक ऐसा मतलब कि बना हुआ था टू कवर दैट, हाँ। तो ये ग्रेनेड उसके ऊपर लग के तो वापस आके मेरे पाँव में गिरा। जब पाँव में गिरा तो उसमें 4 सेकंड 7 सेकंड का फ्यूज बताते हैं कि 4 सेकंड के बाद फटता है, बट कोई 4 सेकंड सुकड़ नहीं, पता नहीं कौन सा ग्रेनेड था। जब तक मैं उसकी तरफ झुकता तो मेट ब्लास्टेड, वो 1 सेकंड 1.5 सेकंड में ही वो फट गया, और मेरा ये लोअर काफ और वो सब दोनों पैर
उसके बाद मेरे को यहाँ पे थाई में इंजरी हो गई 2 जगह पे, यहाँ पे बच गया। ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ना एक हमारे कॉम्बैट ड्रेस का साइड पॉकेट होता है, उस पॉकेट में हमने वो ग्लास चम्मच वगैरह कहीं पे चाय वाय बनेगी तो पियेंगे तो रखा। तो स्टील का ग्लास था, तो एक बुलेट आके वो स्टील के ग्लास में लगा पहले, देन वो स्पून जो है तोड़ा और आधा ग्लास के अंदर फंसा हुआ है बुलेट और आधा जो है मेरी थाई में लगा हुआ है। इस तरह से। एंड वी वर एबल टू एलिमिनेट 3 मिलिटेंट और एप्रीहेंड 2। उनमें से एक तो बहुत सीरियसली इंजर्ड था, पता नहीं बाद में मरा बचा क्या हुआ, और एक जो है हमने जिंदा पकड़ लिया था। और उसके लिए माई सेल्फ एंड माई कंपनी कमांडर बोथ गॉट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड। और हाँ, मैं बता रहा था कि जब ये फायर फूर हो गया तो उसके बाद कंपनी कमांडर वाज वुंडेड, तो नीचे गिर गए, मतलब उनको पूरा ब्रस्ट एक ही जगह पे लग गया। वो फायर का एंगल कुछ इस तरह से बन रहा था कि ऊपर नहीं आ रहा था, फायर हमारी टांगों तक ही पहुंच आ रहा था, तो वो नीचे गिर गए। तो आई आल्सो जंप फ्रॉम दैट टॉप, और मैं ड्रैग करके ना उनको, ऐसे छोटी सी लेन थी तो दोनों तरफ गहरा है, तो बीच उस एरिया में ले गया जहां पर फायर नहीं आ सकता कहीं से भी, सेफ। बट विद इन 10-15 मिनट वो हेलीकॉप्टर आ गए, पता नहीं अवर रिपोर्टिंग सिस्टम वाज गुड की कैजुअलिटी हो गई है, और हेलीकॉप्टर आ गए एंड वी वर इवैक्यूएटेड टू श्रीनगर 92 BS हॉस्पिटल, जहाँ पे फॉर मंथ हमारी वो ट्रीटमेंट वगैरह चली। और उसके बाद फिर से हाँ, उनको तो उस कंपनी कमांडर थे कर्नल रमन मलिक, उनको लेके गए थे चंडीगढ़, क्योंकि उसका ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड सा ऑपरेशन था जो करना था, वो दैट फैसिलिटी वाज नॉट अवेलेबल इन श्रीनगर, तो उनको चंडीगढ़ ले गए थे। एंड मेरे को 1 महीना वहाँ पर रखने के बाद देन आई वाज गिवन सिक लीव ऑफ 1 मंथ की घर जाके रेस्ट करो। मुझे एक बात बताओ, कारगिल वॉर में 1999 में, तो पहले तो एक थोड़ा सा हिस्ट्री दे दो सब व्यूअर्स के लिए जिन्हें नहीं पता, जो आज की जनरेशन है जिन्हें पता नहीं कि कारगिल वॉर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, क्या था। तो मुझे बताओ कारगिल वॉर स्टार्ट कैसे हुआ था, किन कंट्रीज के बीच में था और क्या क्या हुआ था, एक थोड़ा सा, एंड देन फिर हम आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उस ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। कारगिल वॉर का सबको पता है, आजकल सब जगह पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट सबसे पहले तो मैं करेक्ट करूंगा कि कारगिल वाज द डिस्ट्रिक्ट, बट देयर वाज नो वार इन कारगिल। वार वाज इन बटालिक सेक्टर, तुर्तिक सेक्टर एंड द्रास सेक्टर। कारगिल जो है, कारगिल के जो है ना टाउन में कोई लड़ाई नहीं हुई है। वहाँ की जो डिफेंडिंग बटालियन, कारगिल डिफेंडिंग बटालियन थी, उनकी कोई वहाँ पर कोई नाम कारगिल वॉर क्यों रखा गया? That district headquarter was the Kargil and that area was known as Kargil, and जो brigade headquarter था हमारी साइड वाला वो कारगिल में था। तो like my battalion and 70 brigade they fought in Patalik sector, इस तरफ द्रास सेक्टर जहाँ पे ये विक्रम बत्रा एंड तो ये है नंबर 1। नंबर 2, इट वाज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि म्यूचुअली ये था कि ये यहाँ पर कोई नहीं आएगा जाएगा, और उतनी ही फोर्स भी रहती थी वहाँ पे, और कोई ऐसी जगह थी जो विंटर्स में हम खाली कर देते थे। एंड इट इज़ म्यूचुअली होता है ऐसे एलसीज में। लेकिन मुशर्रफ का दिमाग खराब कमांडो था वो बंदा, तो कमांडो मतलब है कि दिमाग आधा ही होता है, उसको ये आइडिया आया कि चलो ये करते हैं, तो उसने आके बैठा दी दुनिया वहाँ पे। तो स्टार्ट कैसे हुआ था? स्टार्ट ये हुआ कि इनिशियली उसने जो प्रोमिनेंट हाइट थी ना, जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर, जो जम्मू श्रीनगर नहीं श्रीनगर ले हाईवे जो है, वो उसके साथ साथ जितनी भी डोमिनेटिंग हाइट थी उनके ऊपर ला के अपनी आर्मी बैठा दी, और बोला हाँ, और बोला कि हम ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है अगर ये बंद करवा देते हैं तो ये अलग हो जाएगा। एंड किसी ऐसी उस पोजीशन में हम पहुंच सकते हैं जहां पर विन विन सिचुएशन हो हमारे लिए। तो ये सब कुछ करके उसने प्लान किया था कि ये करने के बाद कश्मीर के लिए भी हम बातचीत कर सकते हैं कि ये करो वो करो। बट दे वर नॉट उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये इंडियन आर्मी के साथ कर रहे हैं हम और ये क्या करेंगे। उनकी तरफ से ये पक्का हो गया था कि अब तो ये सब कुछ हो गया, ये एरिया हमारा हो गया है। उनके नजर में तो जीत गए थे कि बस ये हमारा। एंड यू सी अनप्लान, वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर, हमारे को ये नहीं था। वैसे तो इंडियन आर्मी हमेशा प्रिपेयर रहती है, लेकिन वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर कि वो ये आके कर जाएगा और ये वो, और इतनी आर्मी भी नहीं थी वहाँ पे। फिर भी विद इन 2 months उनको वहाँ से
और जहाँ पर वो बैठे हुए थे ऐसी जगह पर अगर इंडियन आर्मी बैठ जाए ना तो कोई नहीं खाली करा सकता। क्यों ऐसे? क्योंकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेटजी और हाँ बिल्कुल डोमिनेटिंग हाइट्स पे बैठे हुए थे। क्यों और नीचे से जो भी जाता था तो फिक्स लाइन पे वेपन लगे हुए थे, मतलब है कि गोली आएगी तो सीधी उधर ही लगेगी जिधर से कोई यार। स्टिल वी वर एबल टू मैनेज। चलो वापस, तो वापस उनको उधर से हटा दिया और वो करा था। बस खाली कराए सारे। एंड कारगिल वॉर हम जीते थे। जीते, वी वन क्यों नहीं। तो इस वॉर के बारे में बताओ, आपका कंट्रीब्यूशन क्या था? काफ़ी हिस्टोरिक था, तो सबको बताओ मेरे को स्टोरीज के बारे में, उस ऑपरेशन के बारे में, क्या किया था आपने उसमें? और आपकी कुछ पूरी नहीं था। टीम ने? माई यूनिट वाज देयर इन हैदराबाद, और हमारी नॉर्मल पोस्टिंग आई थी एज कारगिल डिफेंडिंग बटालियन। लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी वहाँ पर पहुंची तो एक महीने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि दिस हिल्स आर ऑक्युपाइड और कोई अपने लोग नहीं है। उसके बाद वहाँ पे जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उन्होंने कंफर्मेशन के लिए पेट्रोल्स वगैरह भेजना शुरू कर दी कि जाके चेक करो, और दोज पेट्रोल्स वर एम्बुश्ड। इवन कालिया का आपको पता होगा कि इस बॉडी वाज डैमेज। तो ये सारा कुछ उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि वहाँ पर हैं तो सही लोग, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान रेगुलर्स हैं या मिलिटेंट्स हैं। और ये तो जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई तब कंफर्म हुआ कि हाँ बड़ी पाकिस्तान आर्मीज फाइटिंग थी। और उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारे को डाइवर्ट कर दिया बटालिक सेक्टर में। एज इट इज़ आई टोल्ड यू कि कारगिल में तो कोई वो नहीं था। तो बटालिक सेक्टर में भी केम अंडर 70 ब्रिगेड। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि हाँ वहाँ पे मेरे को 0.5465 कैप्चर करने के लिए बोला गया था। एंड जो मेरी उस टाइम पे ज़्यादा सर्विस नहीं थी, मिशन सर्विस 5-4 महीने आए थे यूनिट में आए हुए, और इनिशियली आई वाज विद चार्ली कंपनी। बट ऐसा माहौल बना कि लड़ाई के टाइम पे मेरे को किसी और कंपनी में भेज दिया। दोज बॉयज वर न्यू टू मी, हर एक को मैं बुला रहा हूँ तो ओए करके नाम भी नहीं पता किसी का, और उनके लड़ने की तरतीब किस तरह की है या काम करने की तो ये सारी चीज़ें इट वाज न्यू फॉर मी, तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। एंड फिर फाइनली वी वर एबल टू कैप्चर 0.5465। उससे पहले एक वाल एरिया हमारे को कैप्चर करना था, जब वो कर लिया टू रीच 5465 मेरे को करना था वाल एरिया। जब वाल एरिया कैप्चर किया तो वी सा मतलब कि वो विकेट करके भाग रहे हैं 600-800 मीटर पे पाकिस्तानी भाग रहे हैं। वी फायर्ड ऑन देम, लेकिन हमारे को ये थी कि चलो भाग रहे हैं, खाली कर दिया ये एरिया। तो अभी हमने उसके बाद एक नोल एरिया था, दिस वाज द नोल एरिया, जहाँ पर जाके वो बैठ गए पाकिस्तानी, और यहाँ पर था 0.5465 मेरे को इधर जाना था। बट इट वाज स्लोप, मेरे को नीचे जाके फिर 5465 के लिए चलना था। तो जब हम नीचे उतरे तो इन्होंने फायर शुरू कर दिया। जब इन्होंने फायर शुरू कर दिया तो मैं यहाँ पर अपना फायर बेस इस तरह से बना के गया हुआ था कि इनको बता के गया हुआ था कि मेरे को किसी भी हालत में जो है हमारी परवाह नहीं करनी है, चाहे हम सारे मर जाए, लेकिन आपने उसको हैमर करना है नोल एरिया को। और देवर आल्सो एस्टेब्लिशिंग देयर, अभी बना ही रहे थे संगठन। तो जब उन्होंने फायर किया तो इन्होंने फायर शुरू किया तो मेरे पास बायनाकुलर से मैं देख रहा हूँ, एंड जैसे होता है ना कि कोई विश ग्रांट हो गई कि आप जहाँ पे चाहते हो वहीं पे फायर जा रहा है। और 5 मिनट के अंदर उन्होंने वो दे केम आउट विद द व्हाइट फ्लैग दैट दे वांटेड टू टॉक। तो मैं बोला क्या करें, बाकी पूछे तो मेरे जेसीओस वगैरह, वो बोला इनके ऊपर पाकिस्तानियों के ऊपर विश्वास नहीं करना है साहब। तो मैं बोला यार वो बाहर आया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को भी वहाँ पर जाना है। तो तब मैंने अपने पीछे इनको बोला कि फायर बंद कर दो फिलहाल, लेकिन बी अलर्ट उसे। तो मैंने उनको इशारा किया कि तुम आओ। वो एक्चुअली दे स्टार्टेड कमिंग डाउन विद द व्हाइट फ्लैग की बात करनी है। फिर मैंने एक तुलाराम था ब्रेव चैप, मैंने उसको बोला कि यार वाइट कपड़ा कहाँ से निकालें हम। बोलता है साहब इतनी ठंड में, बोलता है साहब कोई बात नहीं, मैं करता हूँ बंदोबस्त, हम प्रबंध करते हैं। तो उसने क्या किया कि अपनी जैकेट वैकेट उतारी, तो अंदर से वाइट सैंडो बनियान निकाली और वो ऐसे राइफल के ऊपर बांध के उनको दिखाई कि ठीक है वी आर रेडी टू टॉक। और उसके बाद मैं गया तो आई स्टिल रिमेंबर मेजर जावेद, स्मार्ट पाकिस्तानी ऑफिसर विद बियर्ड, और तो हम मिले, हाथ मिलाया।
डरा हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि वो जितना नीचे आया ना वापस उसको ऊपर जाना है नहीं तो हाँ, उसको ये था कि हम उसको घसीट के पीछे ना ले जाएं, और मेरे को ये है कि माई टास्क इसकी 5465 कैप्चर करना है। तो मैंने उसको बोला यार तुम यहाँ पे नहीं, उसने बोला कि ये कैसा फायर किया आपने, सीज फायर हो गया है उधर डिक्लेयर हो गया। मैं बोला सीज फायर हो गया, फायर तो पहले आप लोगों ने किया हमारे पर, और अगर आप करोगे तो ऐसा ही होगा, वो हम भी करेंगे, हम इधर गोली खाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम भी मारने के लिए आए हुए हैं। तो उसने खैर जेब से सिगरेट पैकेट निकाला तो बोलता यू स्मोक, ऐसे मैं बोला हाँ मैं सिगरेट, तो उसने निकाला एक मेरे को जो दिया, तो मैंने वो नहीं लिया, मैंने दूसरा लिया। तो ऐसे स्माइल देखे ना तो उसने वही लिया जो फिर जो मैंने साइड पे कर दिया, तो उसने वही लिया, तो सिगरेट पिया। लेकिन ही बस बड़ी स्पीड में सिगरेट पी रहा था, जैसे वो टेंस होता है ना बंदा, वो हो जाता है। मेरे घर में ही वाज हैविंग फियर कि मैं वापस कैसे ऊपर जाऊंगा ये अगर कुछ गड़बड़ कर जाएगा। बीच में बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन मैंने वो कट छाट कर दी है कि वो हम एक दूसरे को बोलने के तुम आगे मूव करो और वेपन छोड़ दो, खाली आता हो, 3 बंदे नहीं 1 बंदा हो, लाइक दैट। फाइनली मैंने उसको बोला कि ठीक है एक जगह खाली करो और मैं 546 पे जा रहा हूँ, और अगर आप लोगों ने फायर किया तो उसने मेरे को बोला कि सर वी विल कन्वे योर मैसेज टू हायर अथॉरिटीज़। अभी तक तो हमारे को नोवल एरिया में ही बैठने के लिए बोला है, लेकिन कन्वे कर देंगे अगर वो पीछे हटने के लिए बोलते हैं। मैं बोला नहीं यार तुम्हारे को पीछे हटना पड़ेगा, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, ये दिस एरिया वाज नॉट प्री ऑक्युपाइड, और जो पहले की पोजीशन है जहाँ पर जाके तो वहाँ पर जाके बैठा। उसके बाद ही मूव, जब तक वो मूव करता तब तक मैंने मेरे जो अपने लोग थे मैंने इनको बोल दिया कि तुम फटाफट मूव टुवर्ड्स 5465। तो जब तक वो ऊपर पहुंचता तब तक हम सारे पहुंच गए थे ऊपर तो वापस। सो दिस इज हाउ वी वर एबल टू कैप्चर दैट 546। देखो जो उनके पास एडवांटेज थी वो सारी हमने खत्म कर दी थी, डोमिनेटिंग हाइट सारी हमने वापस ले ली थी। उसके बाद हमने उनके पीछे भागना था, एंड दिस सीज फायर थिंग ब्लडी हैपेंड। उस टाइम पे तो फौज तरस रही थी कि बस ये अब बंद नहीं होनी चाहिए, अब ये कंटिन्यू करो, हाँ, तो लेके ही आएंगे इस बार। बिल्कुल। रिसेंटली हमने एक और ऑफिसर के साथ बनाया था, सर सतीश दुआ के साथ हमने बनाया था पॉडकास्ट, देखा मैंने राइट। तो उनके साथ बनाया था, तो वो हमें बता रहे थे कि इंडिया वैसे तो अब हम लोग टेररिज्म वगैरह सबसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, काफ़ी हम लोग सिक्योर हो चुके हैं बहुत सारे एरियाज़ में, लेकिन उसके बाद भी इंडिया को प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा एक थोड़े से इसका एक हमें डर रहना चाहिए कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वो कभी भी हम पे हॉस्टाइल नेबर है, हाँ कभी भी अटैक कर सकती है, कुछ कर सकती है। इट्स नॉट, इट इज पाकिस्तान चाइना, बाकी तो नेपाल भूटान तो इनकी दम की तो बात नहीं है, बट पाकिस्तान चाइना तो यस। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो बोल रहे थे कि तो पाकिस्तान को ये पता है कि वो इंडिया पे अटैक करे, कुछ जीत नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बट उसका सर्वाइवल हमारे उंगली करने सही में उसका सर्वाइवल इसी पे है कि इंडिया के साथ कैसे एंगेज रहे। वहाँ से उसकी फंडिंग है, वहीं से उसका खाना पीना है, वहीं से कश्मीर को वो जिंदा रखना चाहता है। कश्मीर उसको भी पता है कि नहीं मिल सकता कभी मेरे को, ठीक है, तो इसलिए वो एंगेज करता रहेगा, दैट्स देयर। और वो उनका भी यही मानना था कि क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब आप डेट देखो, कंट्री का बढ़ते आ रहा है, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, तो उनके आखिरी के दिन में अगर कुछ वो क्या करेंगे वापस रिकॉग्निशन के लिए, उनको कोई और रिकॉग्निशन है नहीं, तो रिकॉग्निशन लिए कुछ ना कुछ ऐसे पॉपुलेशन है और एक क्रिकेट टीम है, बस इसके अलावा क्या है बेचारों के पास, कुछ भी नहीं। चाइना से हमें खतरा है अभी बॉर्डर्स पे। चाइना अगर रियलिटी में तो थोड़ा सा बड़ा भी है, पावरफुल भी है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, सारा कुछ मतलब कि उसका तो थिंग्स आर इन हिज फेवर। तो बॉर्डर पे कैसा होता है, लाइक हाउ डू वी डील विद? मेरे को नहीं लगता कि हमारी चाइना के साथ कोई बाहर बूर का ऐसा सीनीरो में नहीं देखता, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इस बार ना इंडियन आर्मी आपको अपना नक्शा बड़ा करके दिखाएगी, और वो भी चाइना की टेरिटरी में लाके। दैट मच आई शो यू। तो इतने हम प्रिपेयर्ड हैं? इंडियन आर्मी इज प्रिपेयर्ड, बाकी इट इज गवर्नमेंट्स डिसीजन, बाकी क्या होना है, वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। व्हाट डू यू थिंक इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ क्या है और एक वीकनेस क्या है? क्या चीज़ है जो हमारे पास कम है? मोराल, वीकनेस कोई नहीं है, इंडियन आर्मी का ये है कि ये कभी भी इक्विपमेंट के ऊपर नहीं लड़ती, ये अपनी विल पे लड़ती है। इसके पास वेपन नहीं होगा तो खाली हाथ भी जाके लड़के आ जाएगी ये। हाँ, सो ये है इंडियन आर्मी का वेरी वेरी स्ट्रांग पॉइंट। अभी कारगिल ही देख लो, उस टाइम पे हमने उस वार के लिए प्रिपेयर थोड़ी थे, कारगिल ने
71 में जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन थी और जिस तरह से हमने जंग जीती, जितने 93,000 प्रिजनर ऑफ वार बनाई है, वो यहाँ पर वो प्रिपरेशन नहीं थी. इट वाज सरप्राइज फॉर अस. लेकिन उसके बाद भी हमने सब कुछ मैनेज कर दिया. तो इट वाज नॉट, इंडियन आर्मी वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि हमारे पास इस तरह का वेपन सिस्टम हो, इस तरह का अम्युनिशन हो, तो तब जाके हम ये पहाड़ खाली कराएंगे. मुझे ऐसा पर्सनल ऐसा लगता है कि बहुत टाइम बाद पिछले ये 7-8 सालों में ऐसा हुआ है कि नॉर्मल इंसान का सीना चौड़ा हो गया. मतलब डरते ही नहीं है. मतलब इनफैक्ट ये उरी के बाद से ना, मतलब इंडिया एक अलग प्राइड और एटीट्यूड के साथ है कि भाई हम फोड़ देंगे. हाँ. और हम अमेरिका से नहीं डरते, कनाडा से नहीं डरते. और एक्चुअल में लॉट ऑफ बूस्ट इवन टू ऑल द सिटीज. एग्जैक्टली. मतलब उसके बाद जब स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक के बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक बालाकोट हुआ. और बालाकोट के बाद वो जो है ना, क्या नाम है अपना, एयरफोर्स ऑफिसर महावीर चक्रा, अभिनंदन को जब वापस वहां से छुड़ा के भी ले आया इंडिया ना, उसके बाद तो मतलब पाकिस्तान को बोल दिया था कि विदिन 24 आवर्स ही शुड बी हेयर. और 24 घंटे उसको जो थप्पड़ थप्पड़ मार रखे थे वो डेंटिंग पेंटिंग करने में उनको लग गई कि इसको ठीक करके कैसे भेजे. और भेज दिया था. भेज दिया बाकायदा, खुद छोड़ने के लिए आए बागा बॉर्डर पे. तो ये प्रेशर मतलब इंडिया, ये चीजें तो पाकिस्तान को तो औकात दिखा दी है इन पिछले 8-10 सालों में कि इंडिया ने है क्या. मतलब कश्मीर में भी स्ट्राइक करके सब कुछ. अभी जो मिलिटेंट आ रहे हैं, एक तो वहां से साले अफगानिस्तानी चले गए, तालिबान की वार कम हो गई है, तो उधर वाले भी वेले बैठे हुए हैं. अमेरिका चला गया तो अफगानिस्तान में कुछ है नहीं, तो वो भी इस तरफ आ रहे हैं या पाकिस्तान में कोई. और जितने भी क्रिमिनल है ना पाकिस्तान में, जो रेप केस में है, मर्डर केस में है, ये वो जेलों में पड़े हुए हैं, उनको पाकिस्तान तैयार करके भेज देता है. ये ले भाई 6 महीने 5 स्टार होटल में रहे, खा पी ऐश कर, तेरे लिए कमरा बना दिया, घर बना दिया, तेरी फैमिली, बंदूक उठा, पाकिस्तान और इंडिया जा, 6 महीने जाके वहाँ पे ऑपरेट कर, और 6 महीने में ये काम करना, बच के वापस आ गया तो लिव लाइफ किंग साइज, और नहीं तो जो है फांसी के लिए रेडी, जेल में तो है ही. क्या बात कर रहे हैं. हाँ, क्या ऐसे तैयार करके भेज देते हैं, तो वो फांसी छोड़ के तो आ जाएगा इधर लड़ने के लिए. बोले यहाँ तो चांद से मौका है, बुरे भी हैं, सारा कुछ है, तो आ जाएगा आराम से तोड़ के. और यहाँ पूरा स्पॉन्सर. दिस इज हाउ दे यूज देयर क्रिमिनल्स अगेंस्ट अस. मुझे एक स्पेसिफिक अवार्ड आपको मिला था जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, एक मेडल. तो वो शौर्य चक्र, राइट? वो मेडल होता है, चक्र होता है. व्हाट डू यू कॉल इट? कि शौर्य चक्र ही बोला जाता है उसे? मैं बताता हूँ. मेरे को भाई 3 मिले हैं. शौर्य से बड़ा होता है कीर्ति चक्र, और शौर्य भी मिला है, और सेना मेडल गैलेंट्री भी मिला है. मैं अवार्ड के बारे में आपको मैं एक पूछने वाला था, बट ठीक है आपने तीनों बता दिए एक टाइम पे. मैं बताऊंगा कि 2 तरह के अवार्ड होते हैं आर्मी में. एक होता है पीस टाइम गैलेंट्री, और एक होता है वार टाइम गैलेंट्री. ओके. जो वार टाइम गैलेंट्री हैं, वो जब आप चाइना पाकिस्तान किसी दूसरी कंट्री के साथ वार में हो या वर्ल्ड वार में हो, तो उस टाइम पे आपको मिलते हैं. तो पहला है हाईएस्ट परमवीर चक्रा, और सेकंड है महावीर चक्रा, और थर्ड है वीर चक्रा. ओके. और जब पीस टाइम गैलेंट्री है, अशोक चक्रा विच इज इक्वलेंट टू परमवीर चक्रा. उसके बाद है कीर्ति चक्रा विच इज इक्वलेंट टू महावीर चक्रा. सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री आ गया कीर्ति. और थर्ड है शौर्य चक्रा विच इज इक्वलेंट टू वीर चक्रा. और सेना मेडल गैलेंट्री सब आम का अपना अपना होता है. सेना मेडल जैसे आर्मी के लिए सेना मेडल है, और एयरफोर्स के लिए वायु सेना मेडल है, वाईएस बोलते हैं उसको, और नेवी के लिए नौ सेना मेडल है, नवल के लिए. तो ये है. तो इसमें आपको कीर्ति चक्र जैसे सेकंड हाईएस्ट, फिर सेना मेडल जो आपकी के लिए, मेरे पास सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट और फोर्थ हाईएस्ट तीनों है. सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाईएस्ट आपके पास तीनों है. तो किस, मेरे को एक एक करके था, फोर्थ से स्टार्ट करते हैं. तो फोर्थ आपको कब मिला, कौन से ईयर में, किस सिचुएशन के लिए, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपको मेडल मिला? फोर्थ वाज द लास्ट वन आई गॉट सेना मेडल. और ये
मतलब दर्जे में तो चौथे नंबर पे आता है, बट इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी प्रीशियस। इसके लिए मेरे को ना ओके आई विल बिगिन इट विद मेरी यूनिट जो थी वो फील्ड में थी, जिसके साथ मेरे को कीर्ति चक्कर और शौर्य चक्कर मिल चुके थे। उसके बाद मेरी यूनिट जो है वो पीस लोकेशन में जा रही थी और उसकी जगह नई यूनिट आई। आई वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव और ऑपरेशनली आई वॉज डूइंग वेरी वेल। तो एक लेटर आया कि बाकी यूनिट तो जाएगी लेकिन मैं जो नई यूनिट आ रही है उसी के साथ रहूँगा उसी एरिया में। और 19th जनवरी को यू नो व्हाट हैपेंड कि माई प्रीवियस बटालियन मूव्ड आउट और जो नई यूनिट आई तो मेरे को उसी में अटैच कर दिया। तो आई वॉज अपसेट कि यार सारा कुछ मैंने इन लोगों के साथ किया, आई वॉज स्टैंड विद देम, सारा कुछ। और अभी जब पीस में जाने का टाइम आया तो मेरे को इधर ही छोड़ के चले गए हैं। और मतलब कि कोई मेरे लिए लड़ा नहीं कि नहीं ऐसी इसको नहीं। और 23rd जनवरी, इट इज़ 19th जनवरी आई और 23rd जनवरी मेरा वो आया जो बडी विद न्यूज़पेपर। नीचे पोस्ट के नीचे एक जगह थी जहाँ पर लोग आके लेटर वेटर कंप्लेन ये वो सब कुछ छोड़ के जाते थे। न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर वो आया तो वो ही केम विद द लेटर और न्यूज़पेपर। मैंने लेटर रख दिया साइड पे, न्यूज़पेपर देख दूँ कि। उसके बाद लेटर खोला तो लेटर वाज अ थ्रेट लेटर। उसमें ये लिखा हुआ था कि सॉरी टू इन्फॉर्म यू मेजर आर.के. शर्मा, your name has been deleted from existing human being list. You are a good man, but we don't have any other option. So this really upset me. मेरे को ये हुआ कि पहले तो आर्मी वर्सेस मिलिटेंट्स या ये था, ये तो अभी 1-to-1 हो गया यार, आर.के. वर्सेस मिलिटेंट्स। तो एक दो दिन यू नो परेशान रहा, वहाँ ड्रिंक भी की। फिर मैं बोला यार यहाँ पर बैठ के तो इफ़ आई डोंट मूव आउट तो दे विल कम क्लोजर। तो मैंने अपने सारे सोर्स, इन्फॉर्मर, पुलिस वाले, ये वो हर जगह, गांव बूढ़ा, जितने भी लोग हैं उनके पास में गया कि यार मेरे को ना इंफॉर्मेशन चाहिए इस इंडिविजुअल की, कोबरा टास्क फोर्स सीओ की ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बोले यार वो यहाँ थोड़ा ये होगा, वो बर्मा में बैठा होगा, बैंकॉक बैठा होगा, क्या पता है। वो छोटा मोटा आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे शोले में संजीव कुमार बोलता है कि गब्बर सिंह चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। तो एक हफ्ता हो गया था, इट वॉज 1 फरवरी। मैं पूरी रात गाँव शाँव घूम के कहीं पे आया, सुबह 4 बजे पहुंचा और 7 बजे मैंने बताया हुआ था कि मेरे को उठाया ना जाए 10 बजे तक, लेकिन वो 7 बजे मेरा सेंट्री बोला साहब कोई आया हुआ है और वो अर्जेंटली मिलना चाहता है, अर्जेंटली मिलना चाहता है। मैं टीम तो मेरे को बोलता है कि आई हैव द इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट मैन। तो मेरे को हंसी आई, उससे मैं पहले कभी मिला नहीं था और मतलब कि नॉन सोर्स भी नहीं था, नॉन इन्फॉर्मर भी नहीं था। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते थे इन्फॉर्मेशन के नाम पे कि 500-1000 रुपया दे दो, तो वो पैसे मैं दे देता था इन्फॉर्मेशन के लिए कि चलो ठीक है कभी काम आएगा, 6 महीने 8 महीने 4 बार मेरे से ले जाएगा 1000 2 5। मैं बोला यार चल ठीक है, तू जा, पैसे कितने चाहिए, तो इसको 1000-2000 रुपया दे दो। मैंने अपने सेंट्री को बोला कि इसको दे दो और जाए। तो बोलता है नहीं साहब, ऐसे पकड़ लिया उसने। बोला साहब मैं आपको सही खबर दे रहा हूँ। मैं बोला तेरे को कैसे पता है? तो बोला ये। मैं बोला कितने पैसे लेगा तू उसके? बोलता है पैसे नहीं चाहिए मेरे को, पैसे उसने मेरे को बहुत दे दिए हैं। मैं बोला किसने? वही इंडिविजुअल जो सीओ। मैं बोला अच्छा, तो तू क्यों फिर उसको क्यों? देन ही केम विद द रियल इन्फॉर्मेशन की बोलता है कि माई ब्रदर वाज आल्सो मिलिटेंट, ही वाज वर्किंग विद हिम, ही वाज कॉट बाय पुलिस और पुलिस 6 महीने वो अंदर रहा है। जब वो बेल पे बाहर आया तो हमने उसको समझाया, तो नाउ ही डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस। वो नहीं करना चाहता था। इन्होंने 2-3 बार उसको बुलाया, कन्विंस करने की कोशिश की तो नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको बुलाया एक सुनसान जगह पे और उसको हेडशॉट और मार दिया उसको, उसके भाई को। हाँ मेरे भाई को, छोटे भाई को मार दिया। एंड आई वांट टू टेक दैट रिवेंज। मैं बोला तू कहाँ से उसको जानता है? तो उसने मेरे को बोला कि हमारे खेत है यहाँ पे, एक नुगमाइचिंग हिल लॉक था उसके फुटिल के जो वहाँ पे, और वहाँ पे वो हैं कुछ लोग और वो एक्सटॉर्शन नोट देते हैं मेरे को कि जाके बाजार में आप जाओ, इन लोगों को दो, दे विल गिव मनी। तो मैं फिर उनके लिए वो उनका पैसा इकट्ठा करके लाता हूँ और साथ में मैं खाना लेके आता हूँ उनका। मैं बोला यार मतलब है आई गॉट कन्विंस। मैं बोला देखिए एक बात है कि मैं तेरे को साथ लेके जाऊँगा, अगर वो बंदा मेरे को नहीं मिला तो मैं तेरे को मार दूँगा, आई विल एलिमिनेट यू।
तो ही एग्रीड, बोला ठीक है। बोला चलो। तो मेरे पास पोस्ट पे स्ट्रेंथ बहुत कम थी, क्योंकि मेरी दो ना रोड ओपनिंग आरओपी होती है, 2 जगह पे मेरी आरओपी लगती थी, उसमें 40-50 लोग उसमें निकल जाते थे पहले ही। दिस इन्फॉर्मेशन केम लेट। और ये इन्फॉर्मेशन मतलब कि वो जो रोड ओपनिंग लगनी है तो वो लगनी ही होती है, क्योंकि उसमें वीआईपी मूव होता है। हाँ। सब कुछ, तो आप ऑपरेशन मिस कर सकते हो, यू कैन नॉट मिस दैट। अच्छा। हाँ। अब क्या हुआ कि मेरे पास जो भी अवेलेबल थे 8-10 लोग वहाँ पे, और मैं भाग के गया एक पुलिस स्टेशन। वहाँ पर उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे को कुछ लोग दे दो, 2-4 लोग, मतलब कि जो भी है मेरे को कुछ पहुँचिए। तो वहाँ पर जो बैठे हुए थे उन्होंने मेरे को बोला कि यार इतने जल्दी शॉर्ट नोटिस पे मांगते हो, इन्फॉर्मेशन क्या है? तो इन्फॉर्मेशन आई वाज नॉट वांटिंग टू डिस्क्लोज कि हाँ, पता नहीं चल क्योंकि जाए। हाँ लोकल देखो अभी मुंबई का कोई डॉन है तो मुंबई की पुलिस भी है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कोई रिलेशन, कोई कुछ ना कुछ निकल आता है, निकल हाँ। जाती है। तो इस उसमें ना मैंने क्या किया कि उनको बोला कि चलो, तो उन्होंने 5-4 लोग दिए मेरे, जो भी अवेलेबल था, कोई इधर से पकड़ के, कोई जो ड्यूटी पर खड़ा है तू ही चले जा, मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा, लाइक दैट। और वहाँ जाके मैं उनको लगा के, तो जो रास्ता मेरे को उसने बताया उस रास्ते से हम चलना शुरू किया। मैंने इन सबको बता दिया था कि नोबडी विल फायर अगर कहीं से होगा तो मैं करूँगा या मिलिटेंट को करने दो, और जब मैं आपको रेडियो सेट पे पास करूँगा तब आप फायर करेंगे। और ठीक है, इट वाज टाइड अप। अभी मैं वो पेड़ के नीचे, मैं और जो मेरा सोर्स था, जो इन्फॉर्मर, हम एक पेड़ के नीचे पीछे ऐसे खड़े थे, एंड अचानक किसी ने ऊपर फायर कर दिया। जो ऊपर जहाँ पर पुलिस वाले लगे हुए थे, मेरा भी एक लड़का था, तो मैं बोला फायर क्यों किया? तो बोला इधर झाड़ी में हरकत हुई है, कुछ हिला है। तो मैं बोला, अभी उनसे बात कर ही रहा था तो मेरे सामने से किसी के भागने की आवाज आई। तो जैसे ही आई तो टू जस्ट कवर में उसको, ये जो इंडिविजुअल है ये तो पेड़ के पीछे ही है, और मैं थोड़ा सा आगे आया और मैंने ऐसे, एंड वो बिल्कुल मेरे सामने मिलिटेंट, मतलब कि ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, और हम दोनों आमने सामने, और वो तो हक्का बक्का रह गया, उसको समझ ही नहीं आई कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गई आर्मी। और तो बस मैं AK-47 थी मेरी, तो बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, तो इससे पहले मेरी AK-47 चल गई। एंड ही लड़ा, दिस चैप केम रनिंग, उसका नाम लेके कि मर गया मर गया मर गया। ये स्टार्टेड डांसिंग में, बोला बास्टर्ड कोई और होगा इधर बैठा हुआ, तो ऐसे बाहर मत निकल, वी अगेन टू कवर। फिर उसके पीछे शायद कोई एक और भागता हुआ आ रहा था जब ऊपर फायर हुआ। तो जब इधर फायर की आवाज़ आई तो वो दूसरी डायरेक्शन में भागना शुरू हो गया। तो वो पीछे ना ऐसे अपनी AK-47 ऐसे करके तो भाग रहा है और फायर कर रहा है। तो उसके पीछे भागते हुए मैंने, देन आई टुक हिम आल्सो, 2 मिलिटेंट्स वर किल्ड। और इट वाज कि जिस बंदे ने मेरे को थ्रेट दी है, ये नॉर्मली होता नहीं है कि आप उसी को मार दो। वो जिसका चिट्ठी निकालते हैं, जिसकी पर्ची निकालते हैं कि इसको उड़ाना है, तो उसको फिर उड़ा ही देते हैं वो। तो आई एम दैट, मतलब कि लक्की, वेरी लक्की कि मैं उसको, आई वाज एबल टू एलिमिनेट हिम, एंड फॉर दैट आई गॉट दिस सेना मेडल गैलेंट्री। कि जिसने आपको थ्रेट दिया, उनके आप तक पहुंचने से पहले आप उधर तक विद इन 1 वीक आई वाज एबल टू एलिमिनेट। तो ऐसे आप आपके ऑपरेशन चला सकते हो, आपको परमिशन नहीं होती, लेनी पड़ती किसी से? क्या कि जैसे आपने ये मिलिटेंट्स के अगेंस्ट आपने ऑपरेशन किया क्योंकि एक थ्रेट आया था? नहीं, इट इज यू आर इंडिपेंडेंट कंपनी मैटर यार। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टास्क की ये 15 किलोमीटर बाई 15 किलोमीटर के अंदर कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, मिलिटेंट नहीं आना चाहिए, सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, बम ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, वो टू इंश्योर दैट आई हैव टू डू एवरीथिंग ना। ऐसे आप लोग अपना इन्फॉर्मेंट नेटवर्क्स कैसे बनाते हो? मतलब क्या टेक्निक्स होती है, कैसे बन सकता है? जिस पोस्ट में मैं था ना, वहाँ पर आप, अगर आपको याद हो कि नहीं याद होगा आपको, एक मनोरमा केस हुआ था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। एनीवेज, तो उस पोस्ट पे ना लोगों ने आना जाना बंद कर दिया हुआ था, और अगर कोई मतलब कि किसी अच्छे काम के लिए भी आ रहा है या मिलने के लिए भी आ रहा है, तो कोई ना कोई नजर रखता था कि ये बंदा उन पोस्ट पे क्यों गया है, ये तो इन्फॉर्मर तो नहीं है। तो अगले दिन उसी को मार, सोल्जर को ही मारते थे? सोल्जर को नहीं, इन्फॉर्मर को, सिविलियन इन्फॉर्मर। कि ये अच्छा भी आता है उसको भी करने देते। हाँ, कि ये उधर क्यों गया, दे आर इन डाउट ना, कि बस मिलिटेंट्स को तो ये है कि ये उधर क्यों जाता है भाई। तो मेरे केस में जो था, मेरा डीनोटिफाइड एरिया था, जहाँ पर पुलिस ऑपरेट कर सकती है, आर्मी ऑपरेट नहीं कर सकती। डीनोटिफाइड मतलब? डीनोटिफाइड होता है कि दैट एरिया, मतलब कि
अगर ये पूरा एरिया जो है इसमें आर्मी ऑपरेट कर सकती है, तो बीच में एक पोर्शन ऐसा जिसमें आर्मी ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर VIP रहते हैं, यू नो, सेंसिटिव, हाँ, तो हाँ बड़े लोग रहते हैं और सब कुछ, तो उसमें स्टेट पुलिस ओनली, आर्मी डजंट हैव द परमिशन टू, हाँ, तो दैट वाज द एरिया। और मेरे को अब उसके लिए बाहर जाना पड़ता था कि काम कैसे करें। इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि एक लड़का मेरे पास आया, ड्राइवर, दूसरी कंपनी से, फौजी, और जब व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग हिम तो उसने मेरे को बताया कि साहब वहाँ पे ना, मैं बोला वहाँ पे क्या चल रहा है, तो बोला वहाँ पर ना लिलांग का एक लड़का है, मोहम्मदन, ही इज़ डिविजनल कमांडर ऑफ टेररिस्ट, और उसके पीछे मतलब कि नेबरिंग कंपनी कमांडर जो है वो उसको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि मैं चल रहा हूँ उस मिलिटेंट के डिविजनल कमांडर के घर में। मेरा सीनियर एसईओ बोला कि आपकी EOR में नहीं है साहब अपने, तो हमारे को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मैं बोला EOR में तो कुछ भी नहीं है, देन तो वी विल बी सिटिंग लाइक दिस ओनली। तो बटालियन के EOR में तो है। तो मैं पहुँच गया उसके घर। जब उसके घर पहुँच गया तो ही वॉज नॉट एट होम, लेकिन उसकी वाइफ, तो मेरी अपनी यूनिट में ना वी हैव मोहम्मदन ट्रुप्स, तो मेरे को ना वो जो भी रीति रिवाज होते हैं, कलमा पढ़ना, ये वो करना, वो सब कुछ मतलब है कि आता है, उर्दू अच्छी आती है, बातचीत कैसे करते हैं वो पता था, सारा तो सब पता था। तो मैं उसके घर में चला गया और उसको जाके बातचीत की, चाय पी मैंने उनके पेरेंट्स के साथ, बच्चे, वो फादर तो नहीं था, मदर थी, और बाकी बहन भाई थे उसके। और मैंने उनको बोला कि आपको पता है कि आपका बेटा मिलिटेंट है टॉप, और वो किसी टाइम भी एलिमिनेट हो सकता है। तो पहले तो बोले नहीं। मैं बोला ऐसे मत बोलो, उसको जब आता है पूछना, बात करना, और उसको पूछना कि उसको ये भी पता कि कौन कौन उसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो ये सब बातचीत करके मैं आ गया। मैं बोला बाकी आपकी चॉइस है, देख लो, मैं आपका वेल विशर हूँ, मैंने कश्मीर से हूँ मैं, और वहाँ पर मैंने बहुत सारा यूथ ऐसे अपनी लाइफ वेस्ट करते हुए देखा है, और मैं नहीं चाहता कि आपके बेटे के साथ भी ऐसे। अगले दिन उन्होंने कॉल किया मेरे को कि आप आ जाओ, वो घर पे है। अगेन यू नो माय वॉइस की, यार ये तो बड़ा रिस्की बंदा है, वो बुला रहे हैं और ये जा रहे हैं। तो दे वर राइट आल्सो कि, तो मैं बोला रास्ता चेंज करते हैं हम, लेकिन जाना है पक्का, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा बहुत चांस तो लेने पड़ेंगे। तो उसके घर में गए तो वो मिल गया, और मैं बोला हाँ रजाउद्दीन कैसा है? तो बोलता है कि तो मैं बोला बता दिया तूने सब घर वालों को कि क्या क्या करता है तू, तेरे को पता है कि क्या होने वाला है? तो बोला, मैं बोला मेरे पास सरेंडर कर दे एंड कम एंड स्टे विद मी, तो मैं तेरे को यू नो प्रोटेक्ट करके भी रखूंगा, और कहीं पे जॉब लगवा दूंगा, आर्मी ज्वाइन करवा दूंगा, आसाम राइफल में कर दूंगा, कुछ कर दूंगा, तेरा लाइफ बेटर कर दूंगा इससे, तेरी लाइफ बेटर कर दूंगा। तो ही एग्रीड, और वो मेरे पास आ गया। उसने उस टाइम पे एक मेरे को पिस्टल दिया और आ गया। पिस्टल के बाद क्या हुआ कि मैंने उसको बोला डिविजनल कमांडर ऑफ बड़ी डिस्ट्रिक्ट, और ये पिस्टल दे रहा है, तो तेरे पास यही पिस्टल है क्या? एक कहाँ है तेरी? तो मेरे को बोलता है कि बोला, पहले तो उसको अच्छा नहीं लगा, बट देन बोला कल देगा। अगले दिन मेरे को बोलते कि वहाँ से कोई 40 किलोमीटर दूर चलना है, 40 किलोमीटर उसके साथ में गया। एक लड़की 15-16 साल की ऑटो में बैठी हुई है, तो बोलता है कि इसको ऑटो का किराया दे दो 500। लड़की ऑटो में आई है और लड़की को बोलता है कि वेपन निकाल के दे, तो उसने AK-47 निकाली और मेरे को पकड़ा दी। बोला पड़ी है यार ये क्या है? लेकिन उसने अगले 1-1.5 महीने में कम से कम भी मेरे को 30-40 वेपन दे दिए। डेली रात को बोले कि आज इधर चलो, आज इधर चलो, आज वहाँ चलो, और 40-50 लोगों को मैंने 1 महीने में पकड़ लिए, मिलिटेंट पकड़ लिए। और दिस इज, यू आर आस्किंग ना कि दिस इज हाउ आपके पास सोर्स कैसे आता है। इन्फॉर्मर, या तो आपको पहले से पता लग जाए कि कौन कौन इस एरिया में इंफॉर्मेशन का काम कर रहा है, नया आता है तो उसको परखना होता है। बट इन माई केस मैंने ये इनिशियली जो 2-3 बार मैं गया हूँ, उसके बाद में कभी भी इन्फॉर्मर, जब भी मैं जाता था ऑपरेशन के लिए, मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ जाता था। वो फ़ोन करते थे कि बोला आ जाओ साहब, मैं यहाँ पर हूँ, ये है, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, मेरे पास गाड़ी के पैसे नहीं है। तो मैं बोलता था यार मिलिटेंट कहाँ जा रहे हैं, 4 दिन के बाद मिल जाएगा ना इधर कहीं, तो जब तेरे पास टाइम होगा, तेरे बगैर प्लानिंग बनानी है, तेरे साथ बैठना है। और मेरे को ये होता था कि सनम डूबेंगे तो लेके डूबेंगे, बोलिए तू इधर बैठ के चलेगा मेरे साथ, करवा जो करवाना है करवा फिर उसके। तो इट इज़ नेवर एवर कोई ऑपरेशन मैंने विदाउट सोर्स किया है।
आपने सेना मेडल की कहानी बताई, आप शौर्य चक्र की बताओ कि शौर्य चक्र क्यों मिला था और किस लिए मिला था? जो मेरा सबसे वो है ना मतलब कि कीर्ति चक्र सबसे बड़ा, वो मेरे को ज़्यादा आसान लगता है ये डिफिकल्ट लगता है। अभी क्या हुआ है शौर्य चक्र में कि इस दिन में 3-4 बजे का टाइम था, एक लेडी और एक 18-20 साल का लड़का आए मेरे पोस्ट पे। तो अगेन माई सेंट्री कॉल्ड कि कोई आया हुआ, तो मैं बोले चाय वाय पिलाओ। तो मैं आई यूज टू ट्रीट देम वेरी वेल कि हाँ अच्छे से बिस्कुट चाय करो और बात करो अच्छे से। तो पहुँचे वहाँ पे तो मिला जाके, तो वो लेडी रोना शुरू हुई कि मेरा हस्बैंड को 3 दिन हो गए किडनैप किया हुआ है और 19 लाख रुपया जो है फिरौती मांगी है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम पिछले कई सालों से लोग हमारे को लूट लूट के ले जा रहे हैं ऐसे डरा डरा के, एंड वी आर लेफ्ट विद नथिंग। तो इसको भी कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। वो लेडी स्टार्टेड, ये जवान बेटा है मेरा ये, तो उसने मेरे को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, सिल्वर कलर की कार, ये सब कुछ बता दिया। तो अगेन दैट डे सिचुएशन वाज कि मेरे पास बंदे नहीं है। तो मैं भागा पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस स्टेशन में वाज ए गुड फ्रेंड से सब इंस्पेक्टर। तो मैंने उसको बोला कि यार ऐसे ऐसे मेरे पास बंदे का मैं ऑपरेशन है। तो वो आगे बोला यार तुम, मतलब उसको ये होता था कि ये शेयर नहीं करता है इन्फॉर्मेशन, ये मेरे डाउट करता है हमारे। हाँ, तो मेरे को ये होता था कि नहीं, ये लास्ट मोमेंट तक नहीं शेयर करनी है। तो बोलता है कोई नहीं है, फिर मैं ही चलूंगा। तो मैं बोला चल। तो मैं बोला डार्लिंग है तू चल मेरे साथ। तो दूसरा पुलिस का ये है ना कि उनको साथ रखने से ये होता है कि कोई भी कोलेटरल डैमेज कुछ ही हो जाए तो एटलीस्ट इंडिपेंडेंट एजेंसीज विटनेस की क्या हुआ था। इट इज नॉट आई एम मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। तो पुलिस को साथ रखना चाहिए। शाम को 6-7 बजे जाके मैंने रोड के 1 किलोमीटर इधर एक सेंट्री प्लेस कर दिया, 1 किलोमीटर इधर एक सेंट्री प्लेस कर दिया। देवर अर्ली वार्निंग सिस्टम मेरे को इन्फॉर्म करेंगे। और बीच में एक छोटा सा बांध था, कच्चा ट्रैक, और उसके नीचे हम जाके एम्बुश टाइप खड़े हो गए। माई सेंट्री पास्ट में कि सिल्वर कलर वैन क्रॉस्ड, और जैसे ही वो थोड़ा नज़दीक पहुंची, कोई 20-50 मीटर, तो मैं जंप करके तो बंद के ऊपर आ गया। जैसे ही मैं ऊपर आया तो उसने ना, दैट ड्राइवर ने मेरे को, ही ट्राई टू ओवररन, मतलब कि ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। उस चक्कर में क्या हुआ कि उसका एक टायर ना बाईं तरफ उतर गया और नाली में अटक गया। अब उसमें से बंदा निकला बाहर, तो कार्बाइन के साथ, और अंधेरा हो रखा था, मतलब कि बंदा दिख रहा है मेरे को, वेपन वूपन नहीं दिख रहा है। जैसे ही वो दिखा तो हम दोनों ने फायर किया, एंड सो लकी कि मतलब कि ही फेल डाउन देयर और मैं बच गया। हालांकि कार्बन का फायर, कार्बन इज ए सच ए वेपन कि ये बनाई इसके लिए CQB क्लोज क्वार्टर में। तो ही फेल डाउन, और जैसे ही वो नीचे गिरा तो दूसरे जो है 2 वो उतर के तो नीचे की तरफ भागना शुरू हो गए, खेतों में भागना शुरू हो गए। मैंने उस बंदे को, जो दोनों करे हुए थे, मैं बोला तुम उधर से फायर कर, तुम उधर से फायर कर। मेरे को ये कि इन लोगों को लगे कि चारों तरफ से हम गिरे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास। मेरे पावर टोटल 10 बंदे थे। तो इतने में भी स्टार्टेड चेजिंग। मैं बोला तू उधर से इस तरफ जा, जिस तरफ मतलब है कि ये बाई तरफ जो आगे तेरे को जंगल दिख रहा है, इस तरफ फायर करता रहा। अभी ये इधर फायर कर रहे हैं, ये इधर फायर कर रही है, मिलिटेंट भी इधर गए हैं, तो उनको लगा कि ये चारों पता नहीं कहाँ से फायर आ रहा है। आई चेज देम, वी रीच वेरी क्लोज टू देम। अचुबो वाज देयर विद मी, एक हवलदार था विजय करके, वो भी। तो फ्रॉम वेरी एक छोटा सा ट्रेंच था, उसमें बस ये मेरे ख्याल में, मेरे को आई गेस कि उस टाइम पे उनको ये था कि हम यहाँ पर इनको रोकते हैं और बाकी तुम निकलो। हाँ, 1-2 बंदे तुम निकलो और हम रोकते हैं, फिर हम आएंगे। लेकिन वी वर एबल टू एलिमिनेट देम देयर ओनली। तो इट वाज 3 किल। देन मेरे को याद आया यार वो कहाँ है जिसको अगवा किया हुआ था। तो वहाँ से हम वापस भागे और आए यहाँ पे। आई कॉल्ड पुलिस आल्सो कि आके यहाँ पर एरिया सर्च करना है, कौन पता नहीं कहाँ पे है। तो आए तो देखा हुआ ही वाज हैंडकफ्ड, वो जो आंखें बंद, मुंह बंद, और उल्टा लिटा के, मणिपुरी होते भी शॉर्ट आइटम छोटे, तो वो लेटे हुए हैं, लिटाया हुआ है नीचे सीटों के नीचे उल्टा। उसको खींचा, निकाला बाहर। फिर गाड़ी गुड़ी का सर्च किया तो उसमें वार लाइक स्टोर होते हैं जो एक्सप्लोसिव बम बनाने के काम आते हैं, वो भी मिले। सो दिस इज हाउ दिस ऑपरेशन वाज कंडक्टेड। और क्यों किडनैप किया था? 19 लाख रुपीस के लिए, और उसको वापस लेके जा रहे थे कि पैसे दो तो इसको छोड़ो, नहीं तो उससे पहले वो मदर और बेटा मेरे पास आ गए। तो इसके लिए शौर्य चक्र। इसके लिए। और ये कितने टाइम में पूरा ऑपरेशन हुआ और कितने टाइम लगा आपको पूरा प्लान करके
इंफॉर्मेशन वाज कंफर्म, गाड़ी नंबर वाज कंफर्म, रजिस्ट्रेशन सारा कुछ था। और ये 4 बजे तो वो मेरे पास आए और 6-6:30 बजे हमने वो लगा ली, 5:30-6 बजे, हाँ 5:30-6 बजे हमने मुझे कर दिया, 8 बजे तक। 4 घंटे में? हाँ 4 घंटे में। खैर, अब सर आप बता रहे थे एम्बुश के बारे में। हाँ एम्बुश में ये नॉर्थ ईस्ट की बात है कि एक्चुअली इट वाज माय वाइफ्स बर्थडे दैट डे, 6 अगस्त 2008। तो एक होटल में मैंने अरेंज किया हुआ था क्योंकि मेरे को घर जाने का मौका बहुत कम मिलता था। तो मैंने बताया कि, और मैंने बाकी यूनिट के ऑफिसर भी बुलाए, वाइफ को भी बोला कि तू इधर आ जाना, तो इधर ही केक काटेंगे, लाइव ड्रिंक। अब क्या हुआ कि शाम को माय कमांडिंग ऑफिसर ही टोल्ड मी दैट यू हैव टू गो टू जीरीबाम। हाँ फॉर ऑपरेशन। वहाँ पर 2 मिलिटेंट हैं, उनको पकड़ के लाना है। तो मैं बोला सर जीरीबाम इज 200 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो 2 मिलिटेंट के लिए मैं वहाँ पर क्यों जाऊँगा, और वहाँ पे भी तो यूनिट है। बोला नहीं, यहाँ की इंफॉर्मेशन है, तो इफ़ रिक्वायर्ड तो उस यूनिट से भी बात करेंगे, लेकिन सोर्स मिलेगा आपको यहाँ से जो इन्फॉर्मर है। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि वहाँ के लिए आरोपी लगी हुई है रोड अपनी पार्टी। तो बोला नो, आरोपी इज नॉट देयर। अच्छा, मेरा एक पुराना दोस्त हुआ करता था शौकत अली, ही वाज फ्रॉम इंटकोर। उसने 2-3 साल पहले मेरे को बताया था कि यार हमने ना इस जीरीबाम इम्फाल एक्सेस की जो है हेप्टर रैकी की है, एरियल रैकी, और इसमें 24 ऐसी साइट हमने आइडेंटिफाई की हैं कि जहां पर अगर मिलिटेंट एम्बुश कर दें तो इंडियन आर्मी कैन नॉट डू एनीथिंग। इट इज सो डेंजर। 24 साइट्स इन 200 किलोमीटर में कि वी कैन नॉट रिएक्ट वापस अगर वहां पे उन्होंने कुछ भी कर दिया तो मैंने उनको यही मतलब है कि मैं बोला सर इट इज़ वेरी वेरी रिस्की, और विदाउट आरोपी हाउ आई कैन गो। तो बोलते हैं फॉर ऑपरेशनल मूव देयर इज नो आरोपी रिक्वायर्ड। मैं बोला सर ऑपरेशन मूव होता है विद इन AOR, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को बोले यार आर के हायर हेडक्वार्टर से ऑर्डर हैं, तो क्या करें। तो मेरे साथ एक पुलिस वाला फ्रेंड वाज आल्सो देयर इन दैट पार्टी। वो मेरे को बोलता है कि नो आर के मत जा, और मैं तेरे सीओ से बात करता हूँ कि नहीं जाएगा। तो मैं बोला नहीं यार, यू डोंट इंटरफेयर, ठीक है मेरे को ऑर्डर मिला है तो मैं जाऊँगा। अभी मैंने अपनी कंपनी को पास कर दिया कि सुबह एक ऑपरेशन मूव के लिए इतने बजे मूव करना है, मेरे को टाइम वगैरह वाज गिवन की, तो यहाँ से जाएगा। रात को हम वापस पोस्ट पे आए तो वाइफ वाज देयर विद मी, और सुबह मेरे को निकलना है। तो मैंने क्या किया कि रिपोर्टली सारे बंदे, ऑल दी मैन वर रेडी, 20 मैन मैंने बताया हुआ था, एक JCO, 2 गाड़ियाँ। और उसके बाद आई वेंट टू एक चिंगालरम्बी टेम्पल था, वो वहाँ पर ना पार्वती के मंदिर को मणिपुरी इस तरह से बोलते हैं कि चिंगालरम्बी। तो मैं उस मंदिर में गया और जाके वहाँ पर माथा वाथा टेका। मेरे को इंट्यूजन था कि ये गलत है, ये कुछ होने वाला है। जब मैं वहाँ पर गया, और वहाँ पर क्यों गया कि इससे पहले ना 5-4 महीने पहले वहाँ की मणिपुर की जो मीरापाई भी एक एसोसिएशन है, वो लेडीज़ की, उन्होंने मेरी पोस्ट पे आके पूजा पाजा करवाई। किसी पहले मैसेज भेजा कि हम पूजा करना चाहते हैं कि फॉर मेजर आर के शर्मा, और उन्होंने आके मेरे को बोला कि जब आपको इंट्यूजन लगे कि बाहर नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना, और जब क्रो मतलब बोल रहा हो यहाँ पर आपकी पोस्ट पे तो उस टाइम पे बाहर नहीं जाना, और फिर भी अगर मजबूरी में जाना हो तो चिंगालरम्बी पे मत्था टेक के फिर जाना। और मैं ऐसे बहुत कम मानता था, लेकिन उस दिन आई वेंट टू मैंने डर लग रहा था। हाँ, चिंगालरम्बी पे मैं बोला ध्यान रखना। डर ये लग रहा है कि जहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ना, वापस रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ अगर एम्बुश हो गया तो। एंड वहाँ के एम्बुश इस तरह से होते हैं कि फिर वो सबको मारते हैं, फिर वो छोड़ते नहीं है। दे विल किल ऑल, दे विल टेक यूर वेपन। तो मरने के बाद भी ह्यूमिलेशन की एम्बुश हुआ था, और आर के शर्मा को वेपन भी ले गए और ये कर गए, और मेरे बंदों का। तो मेरे को इस चीज़ का ज़्यादा डर था। इट इज़ नॉट फाइट, इट इज़ बस आई एम गेटिंग किल्ड एंड माई, हाँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है 200 किलोमीटर मेरे को एक दिन में कवर करना है, रुक में सकता नहीं, देख कुछ सकता नहीं। तो मैंने क्या किया कि गया वहाँ पर, आया तो मैंने एक पार्टी को बोला, तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि साहब जीरीबाम 2 मिलिटेंट के लिए आप डेली 5-5 मिलिटेंट पकड़ते हो, 4 मारते हो, ये करते हो। तो ये
मैं बोला नो क्वेश्चंस, ऑर्डर्स हैं और जाना है। बोले ओके। अब मेरे को बताया था जहाँ से इन्फॉर्मर मिलेगा, मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर इन्फॉर्मर है ही नहीं। अब इन्फॉर्मर कौन देगा, उससे बात की तो वो बोलता है कि यार वो रात को बोल रहा था अभी फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मैं बोला व्हाट आई विल डू गोइंग देयर, वहाँ जाके क्या करना है। बोला नहीं तू चले जा, वहाँ पर ये मिल गया तो हम इसको पीछे भेज देंगे, और नहीं तो वहाँ पर 5 असम राइफल में आप जाना और उनसे बातचीत करना और फर्दर इंफॉर्मेशन यू विल बी गिवन। कोई तूक नहीं बन रहा है, लेकिन जाना है, ऑर्डर आया जाना है। मैंने वाइफ को अब ड्रॉप किया, रास्ते में ही मेरा बटालियन हेडक्वार्टर था जहाँ पे, और उसके आगे कोई 20 किलोमीटर पे था प्लेस कॉल कोटलैंड। तो इस सारी कार्रवाई में ना हम 1-1.5 घंटा डिले हो गए। मतलब गिवन टाइम जो मेरे को टाइम दिया था 7 बजे, मतलब लगभग कोटलैंड क्रॉस करना है, तो 8:30-9 बज गए। जैसे भी वर 1 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ कोटलैंड, तो आगे फायरिंग चल रही है और बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं जो भी कार्रवाई आगे जानी थी। वो इंक्वायर्ड, तो आई केम टू नो कि आगे एम्बुश कर दिया गया सीआरपीएफ को। अब आई रश टू दैट प्लेस, तो तब तक तो मिलिटेंट फायर कम होना शुरू हो गया और मिलिटेंट निकल गए, और वहाँ पर गया तो 2 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं सीआरपीएफ की। उनकी बेल्ट बुल्ट काट के उनके वेपन भी ले गए हैं, और उससे पहले एक इलेक्ट्रिक पोल जो है ना, वो मतलब कि काट के उसको रोड पे गिराया हुआ और रोड ब्लॉक किया हुआ है। अब वो जिस तरह से रोड ब्लॉक किया हुआ था, तो इट वाज नॉट, एम्बुश वाज नॉट प्लान अगेंस्ट एनीबॉडी हु इज ऑन फुट, इट वाज अगेंस्ट हु वर मूविंग बाय व्हीकल। और मेरे को पहले से ही ऐसे अंदेशा था, और वहां पर जाने के बाद सीआरपीएफ के भी बड़े हेडक्वार्टर आ गए, तो पता किया तो ये सीआरपीएफ की एक प्लाटून वहाँ से कोई 500-600 मीटर आगे कुछ दिन पहले ही आई थी, और ये पहली बार बाहर निकले थे एरिया फैमिलराइजेशन के लिए कि देख के आते हैं अगल बगल का एरिया। अब ये इस तरफ पहाड़ी है, ये रोड है, और नीचे स्लोप है जो नॉर्मल टिपिकल होता है माउंटेन्स में। और मिलिटेंट्स ने क्या किया कि यहाँ पर अंडरग्राउंड सारी क्लियर करके लाइन ऑफ फायर उन्होंने वो करके, और ये कर रखा था कि खंबा देख के, ये रोड ब्लॉक देख के तो फौज नीचे उतरेगी। जैसे सारे नीचे उतर जाएंगे, वी विल एलिमिनेट ऑल, विल टेक ऑल देयर रोड पे, मतलब टिपिकल उस तरह से वो कर रखा है। और कोई भी जो जिसको मिलिट्री की नॉलेज है या टैक्टिक्स का पता है, तो उसको पता है कि ये इट इज नॉट अगेंस्ट दी मेन हु आर मूविंग ऑन फुट। और सीआरपी के ऑफिसर आए तो उन्होंने भी आके बोला यार व्हाट द हेल इट इज, ये तो मेरे बंदों के अगेंस्ट नहीं था। सिर्फ क्या हुआ कि वो मेरे से पहले आ गए, और जब वो आगे बढ़ना था उन्होंने, तो ये रोड साइड में ये बैठे हुए हैं तो ये उनको देख लेंगे, तो इसलिए उन्होंने इन्हीं को मारना का सोचा। एंड ये जो 2 लोग हैं, मतलब कि जो आप फौजी तरीके से अप्रिशिएट करते हो, तो अप्रिसिएशन तो उसमें ये हो गया कि ये इट वाज प्लान। एनीवेज मैंने सीओ को रिपोर्ट दिया, मैं बोला सर आई वाज टेलिंग यू एंड दिस ऑल दिस इज व्हाट हैज हैपेंड हियर। एंड आई मूव टू, वहाँ पर गया मैं जीरीबाम, तो वहाँ पर मेरे को मिलिटेंट वगैरह भी नहीं मिले। 5 असम राइफल वाले भी बोल रहे हैं कि बोला ये जो है हमारे एरिया के मिलिटेंट आप क्यों आए हो यहाँ से 200 किलोमीटर चल के इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमें बता दें। हाँ। और उसके बाद मैं वापस आ गया वहाँ से। वापस आने के बाद, वापस आते भी डरते डरते आया, तो डरते डरते क्या, मैं बोला बड़ी मेरे को यहाँ पर आरोपी चाहिए, मेरे को यहाँ पर वापस आने के लिए, मेरा मूव कवर करने के लिए आरोपी वगैरह लगा दी उन्होंने। उनको पता लग गया कि ये पहले बोल रहा था और ऐसे ऐसे हुए। जब मैं वापस आया वहाँ पे, तो उसके बाद आके मैंने बताया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी ही रेजिमेंट का एक ऑफिसर ना, रिटायर्ड ब्रिगेडियर गांगुली वहाँ पर आया सीओ बन के। उसने कुछ मिलिटेंट्स को पकड़ा और पुलिस ने कुछ मिलिटेंट्स को पकड़ा। दे रिवील दैट ये सारा प्लान हमने इसके अगेंस्ट कर रखा था, मेजर आर के शर्मा की पार्टी के अगेंस्ट, क्योंकि इसने यहाँ पर गदर मचा रखा है, बहुत ज़्यादा मिलिटेंट पकड़ता है, मारता है, इतना सारा कुछ, मतलब कि उसने मिलिटेंसी कम कर दी है उस बंदे ने, इसलिए हमने उसको मारना था। लेकिन बीच में सीआरपीएफ आ गई, तो दे वर द विक्टिम। और उसके बाद आज तक मेरी प्रेयर्स में चिंगाल आरएमबी इज इंक्लूडेड। मैं अभी भी, और मैं जब भी मणिपुर जाता हूँ 2-4 बार, उसके बाद गया हुआ है फ्रेंड्स मैरिजेस वेरिजेस में, तो मैं जाके मंदिर में जाके मत्था टेके तो खाता हूँ। तो ये मेरा फेथ जो है वहाँ से। और दूसरा जो मैंने रियलाइज़ किया कि जब तक भगवान आपके साथ है ना, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता।
उसके बाद तो मैं और भी ओपन में चलना शुरू हो गया। मैं बोला यार अगर लिखी है तो मैं जाऊँगा, बाकी मेरे को अपने मिलिट्री वाले काम मिलिट्री वाले तरीके से करने दो। अभी आप जैसे बता रहे थे कि आपकी जैसे लाइफ थी आर्मी में, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या होती है एक जवान के लिए? डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं होता। सोल्जर तो यू आर बाई चॉइस, कोई आपको घर से उठा के लाया नहीं है, आपने वॉलंटियरली ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है। दो चीज़ें हैं, एक तो सेपरेशन है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, दूसरा टाइम से छुट्टी ना मिले अगर सोल्जर को ना, तो वो ही बिकम्स एंग्री मैन। वो छुट्टी चाहिए उसको, जब वो मांगे तो उसको दे दो, चाहे कुछ भी है, छुट्टी के लिए तरसते हैं फौजी। दैट इज तो छुट्टी है घर जाने के लिए, घर जाने के लिए। डू यू थिंक क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती और सेपरेशन होता है इसकी वजह से मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट करती है? करती है, बहुत डिफिकल्ट होता होगा मेंटल हेल्थ कंट्रोल। बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। वो तो एज एन ऑफिसर आपको तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और उनके साथ लगा रहना पड़ता है। इसीलिए उनको एंगेज करके आर्मी को थोड़ा सा ना इस तरह से रखते हैं कि हाँ वो ज़्यादा वेला बैठेगा तो वो सोच विचार में बढ़ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो उसको एंगेज करके रखो। और वी ट्राई अवर बेस्ट कि रिक्रिएशन के लिए उसका सब कुछ हो, स्पोर्ट्स में हो, उसको 10 किलोमीटर दौड़ा के ले आओ तो थोड़ा बहुत मतलब कि इट गिव्स यू रिलीफ। बाकी तो सब ठीक है। मेरे टफ चीज़ तो क्या है, कुछ भी नहीं मेरे को कभी नहीं लगा। मतलब 13 years आई वाज दिस साइड एज ए सोल्जर एंड उसके बाद 25 years आई वाज ऑफिसर। तो दोनों में आपको, जब आप ऑफिसर बने तो ऑफिसर बन के आपने क्या देखा कि सोल्जर की लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको क्या डिफिकल्ट दिख रहा है? दूसरी साइड से आप देख रहे थे जब? हाँ, अभी दूसरी तरफ से देख रहा था, बट वही है, ये भी था कि हाँ कुछ नहीं है, ये सब कुछ ऐसे ही है। हम भी कर चुके हैं, ये भी कर लेंगे। हाँ चलता है। बट उस टाइम पे भी मैं ये जरूर देखता था कि ऑफिसर बनने के बाद कि किसी की छुट्टी जो है ना उसको, और उसका मोरल मोटिवेशन जो है वो जो है ना उसका पूरा ध्यान रखना। वन क्वेश्चन फॉर मैं व्यूअर्स के लिए पूछना चाहता हूँ ये, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है, राइट, कि आर्मी में अलग अलग रैंक्स कौन सी होती है? कि सोल्जर के लिए ना सबसे पहले स्टार्ट एज ए सोल्जर, सिपाही बोलते हैं उसको। सिपाही के बाद वो बनता है लांस नायक, फिर नायक, फिर हवलदार, और इसके लिए प्रमोशन कैडर्स होते हैं हर एक को। मतलब कि अगले ये आपको हर्डल क्रॉस करना पड़ता है। हवलदार के बाद नायब सूबेदार, नायब सूबेदार के बाद सूबेदारी के लिए जो है वो आपको कैडर नहीं करना पड़ता। नायब सूबेदार के बाद सूबेदार ऑटोमेटिकली आप बन जाते हो अगर आपकी ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वगैरह ठीक है तो। ओके। और सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर जो बनते हैं वो कम होते हैं। लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एक बैच में से एक बनता है, ऐसे ही सूबेदार मेजर का होता है, क्योंकि सूबेदार मेजर 800 बंदों में सिर्फ एक होता है यूनिट में। तो वो सूबेदार मेजर, और सूबेदार मेजर के बाद उनको ऑनरी कमीशन दी जाती है इफ़ ही इज़ एलिजिबल एंड ही इज़ मीटिंग ऑल दी QR। उसकी सर्विस प्रोफाइल बहुत बड़ी है तो उसको बनाते हैं पहले ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड फिर ही रिटायर्स एज ऑनरी कैप्टन। एंड फॉर ऑफिसर्स यू इमीडिएटली यू आर पास आउट फ्रॉम IMA, तो सबसे पहले इट इज़ लेफ्टिनेंट, 3 साल के बाद आप कैप्टन बन जाते हो, फिर 6 साल के बाद मेजर बन जाते हो, 12 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हो, और 15 साल के बाद आप फुल कर्नल बन जाते हो। और 15 ये तब है जब आपके सारा कुछ ठीक चल रहा है, यू आर डूइंग वेल इन योर सर्विस। उसके बाद 23-24 साल की सर्विस में आप ब्रिगेडियर बन जाते हो, 27-28 में मेजर जनरल बन जाते हो, देन लेफ्टिनेंट जनरल एंड देन ओनली चीफ एक ही होता है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो मेरे रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया था कि आजकल ये बहुत बड़ा कल्चर आ गया है स्पेसिफिकली बैंगलोर चेन्नई में, कि जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, जो बड़े बड़े अब बिजनेस बनते जा रहे हैं आजकल, तो वो लोग अपनी हेड ऑफ सिक्योरिटी एक्स आर्मी ऑफिसर को देना, आर्मी ऑफिसर लेते हैं कि ये है कि है वो, इवन, और उनको बहुत स्ट्रांग हो रहा है, फिर वो रिक्रूट भी वैसे कर रहे हैं। तो यस इट इज छोटे से छोटे, मतलब मैं भी कहता है मैं नाम नहीं ले सकता स्टार्टअप का, बट मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग और काफ़ी अच्छा भी लगा था ये कि उनके, क्योंकि वो ऐसे काम करते हैं कि काफ़ी हाई रिस्ट्रिक्टिव सिक्योरिटी रिलेटेड उनका काम है सारा, फाइनेंस का बहुत सारा काम होता है, तो उसमें हेड ऑफ सिक्योरिटी से लेके ड्राइवर तक सारे एक्स आर्मी ही हैं।
यहाँ पर ना मेजोरिटी कर्नल राजपूत हैं जो रिलायंस के साथ काम कर रहे हैं, और सारी सिक्योरिटी इज टेकिंग केयर, और वो खुद ही पर्सनली रिक्रूट करते हैं। और सिक्योरिटी में इट इज़ नॉट ओनली मैन विद वेपन ऑन दी मेन गेट, और बाकी जो कुछ मैनेजमेंट के लिए क्राउड मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी जी जी, कि आपको उधर एक ऐसा इंसान चाहिए कि कभी अगर बहुत लोग आ गए, भीड़ आ गई, तो उस टाइम पे हथियार इतना स्मार्ट कौन है कि जो मैनेज कर पाए। एग्जैक्टली। So that's how। तो और कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती है ज़्यादा, मतलब आपने क्या देखा कि ज़्यादातर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ होती है कि अगर कोई ये यंग किसी सोल्जर तक अगर हम ये पॉडकास्ट की तरह पहुँचा सकते हैं, तो आपको क्या लगता है उसको अगर एज ए सोल्जर वो रिटायर होते हैं 35-36 के बाद, एंड ही इज़ यंग, तो क्या सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको क्या लगती है उनके पास होगी, या उनको क्या पढ़ लेना चाहिए, या किधर जाना चाहिए, कौन से शहर में? सबसे बड़ा ये है कि जितने भी पढ़े लिखे सोल्जर रिटायर होते हैं ना, और जिनको ये है कि मैंने जाके कुछ करना है, पहला तो ये है कि वो फौज में भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको पढ़ाई करने की, तो आप अपनी पढ़ाई मतलब कि सोल्जरिंग करते करते आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो, तो दैट व्हेन यू मूव आउट तो आप अच्छी तरह से कहीं पे भी जॉब ले सकते हो। बहुत सारे मेरे अपने जो मेरे साथ काम कर रहे थे, कोई टीचर लगा हुआ है राजस्थान में, कोई सब इंस्पेक्टर बन गया, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। या फिर आप फौज में इतनी मतलब है कि अच्छी तरह से जॉब करो कि आप ऑनरी कैप्टन बनने की रिटायर हो। आप यहाँ पर भी अच्छा नहीं करोगे, पढ़ो लिखोगे भी नहीं, तो बाहर जाके तो फिर सेंट्री ड्यूटी है। एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसी एक क्या चीज़ है जो आपको लगता है हर सोल्जर से, हर आर्मी ऑफिसर से, हर किसी ने जिसने आर्मी में सर्व किया है, उससे हम नॉर्मल जनता को सीखना चाहिए? 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो हमारा सारा कुछ जो है ड्यूटी बाउंड होता है, और मतलब कि टाइम बाउंड होता है कि ये काम जो है ये इतने बजे तक ख़त्म होगा ही होगा। इनफैक्ट मैं जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगा कि आज का यूथ, सारे लोग बोलते हैं कि आर्मी में सारे नहीं जा सकते, नेवी में सारे नहीं जा सकते। आप जिस भी किसी और प्रोफेशन में जाते हो तो वहाँ जाके आप आर्मी की तरह करो ना, कि हाँ मैं टाइम से अपना काम करूँगा, है ना। दूसरा, हमारे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, हमारे अंदर तो है ही है कि मैं वो जो है करप्ट नहीं हो सकता, मैं गलत काम नहीं कर सकता, और बाहर भी सारी दुनिया उम्मीद करती है कि फौजी है तो ये अच्छा बंदा है, ये खराब बंदा नहीं है, ये हमारे से उम्मीद की जाती है। तो ऐसा होना भी चाहिए। हमारे विद इन सिस्टम तो 1 महीने के अंदर आर्मी रूल, आर्मी एक्ट, और 1 महीने के अंदर कोर्ट मार्शल करके हमारे को भगा देंगे अगर हम वहाँ पर गलत काम करेंगे, और इफ़ वी आर नोटिस्ड। और बाहर भी लोगों की ये है कि आर्मी की छवि जो है इस तरह की है कि ये लोग जो है ईमानदार लोग हैं। हाँ। आई थिंक कि बाहर भी लोग ये चीज़, ये पम्पलेट फॉलो कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कि बाहर भी लोग अपने आप को कंडक्ट इस तरीके से करें, इस तरह से उनकी रिस्पेक्ट, वैल्यूज जो है ना, वैल्यूज मेंटेन करनी चाहिए। दैट इज कोड ऑफ ऑनर, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लोगों का पर्सनल कोई वैल्यूज और कोड ऑफ ऑनर कोई सोचता नहीं कि मेरा क्या होगा। हाँ बिल्कुल। और ये आप बोल रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों को रखना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब कि ऐसे जीना या मैं 80 साल तक जिंदा था, ये थोड़ा ही ना, मैं क्या वैल्यूज के साथ जिंदा था वो था, ये ज़्यादा जरूरी है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी स्पेसिफिक टेक्निक्स बताई, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई। थैंक यू फॉर being an inspiration and being so candid and free with us and telling us about all your stories. फ्री तो आपने किया मेरे को, नहीं तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। सर मैं नर्वस था आपसे बात करने के लिए, बट थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। ये हमारी फिगरिंग आउट की, मतलब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे साथ, हमारे लिए, कि हम आपको होस्ट कर पाए। आपके पास इतने सारे अवार्ड्स हैं, आपने इतना इंडियन आर्मी के लिए किया, इतना ज़्यादा कंट्री के लिए किया है। थैंक यू सो मच, आप इधर आए सर। Honored to be here with you. Thank you सर। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको ऐसे और भी आर्मी पॉडकास्ट देखने हैं। अगर देखने हैं तो बताओ कि हम उन लोगों से क्या क्वेश्चंस पूछें, कौन से ऐसे गेस्ट हैं जिनको आप देखना चाहते हो। हमें कमेंट्स में आप वो बताओ और हम उन्हें लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको करेज मिलेगा कुछ लाइफ में अच्छा करने का। Until the next episode, keep figuring out.